Hello friends, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to study about Plato's Communism of Wives. So what is Plato's Communism of Wife? Communism of wife is a natural result of communism of property. अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी होगी, इस वीडियो में जो भी मैं कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स के बारे में पढ़ाऊंगी ये आपको तभी समझ आएगा अगर आपने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पिछली वीडियो में जाके पढ़ लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो ग्रेटर गुड फॉर द स्टेट देन द बॉन्ड ऑफ यूनिटी। स्टेट के लिए यूनिटी से बड़ा और कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर एक स्टेट में यूनिटी है तो वो आइडियल स्टेट कहलाने के लायक है। बट हिज एम वॉज ओनली हाफ अचीव्ड विद द एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों? अगर फैमिली रह जाएगी तो किसी न किसी तरीके से एक इंसान के पास प्रॉपर्टी रहेगी। प्लेटो ने फैमिली को भी एक प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर किया। प्लेटो कहता है कि फैमिली भी एक प्रॉपर्टी है। Consequently, the abolition of property without the abolition of family will defeat its purpose. उसके जो पर्पस है उसके आइडियल स्टेट बनाने के, वो तो अधूरा ही रह जाएगा। आइडियल स्टेट के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So before we come to the purpose of Plato in his communism of wife, the attention must be drawn towards the following facts. So first, communism of property shall apply only to the गार्डियन क्लास दैट इज़ द रूलर्स एंड द सोल्जर्स। जैसे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में था वैसे ही कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स में भी है, जो सिर्फ गार्डियन और गार्डियन क्लास के लिए कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स अप्लाई होता है। सेकेंडली, प्लेटो डिवोट्स मच मोर स्पेस टू द एडवोकेसी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स देन टू द एडवोकेसी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। एट लास्ट, द कंडीशन ऑफ वुमेन इन एथेंस ऑन द अदर हैंड वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। जो विमेन की कंडीशन थी उस टाइम एथेंस में वो ठीक ही थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी। विमेंस को सिर्फ एक तो बेडरूम्स के लिए रखा जाता था, मेल सेटिस्फेक्शन के लिए रखा जाता था, और दूसरा सिर्फ उनको किचन के लिए, खाना बनाने के लिए, अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन भी नहीं थी वहाँ स्टेट में। तो वहाँ था ही नहीं कि बच्चों को करना, वो तो आफ्टर द बर्थ वो चाइल्ड को स्टेट के हाथ में दे देते थे। They were not allowed to participate in public affairs. Even उनको public affairs में भी participate करने का मौका नहीं दिया जाता। Let's move to the purposes of communism of wives. प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ को इसलिए सजेस्ट किया ताकि वो इन पर्पसेस को फुलफिल कर पाए। अब ये पर्पसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है पॉलिटिकल पर्पस। अब पॉलिटिकल पर्पस में क्या था? द मेजर एम ऑफ प्लेटो इन एबॉलिशिंग फैमिली इज टू क्रिएट द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ यूनिटी इन द स्टेट। प्लेटो इसीलिए फैमिली को एबॉलिश करना चाहता था कि वो, उसका ये मानना था कि जो एक पर्सन है उसकी अफेक्शन फैमिली की तरफ नेवर एंडिंग है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। प्लेटो चाहता था कि वो फैमिली को एबॉलिश करे ताकि वो ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ यूनिटी बना पाए एक स्टेट में। जितने भी वहाँ के लोग हैं वो सब यूनाइट होकर रहें। जो फैमिली सिस्टम है और फैमिली फीलिंग है वो तो प्राइमरी कॉजेज़ है ना डिसलॉयल्टी के। अगर एक पर्सन के देश के ऊपर बात आए और एक पर्सन की फैमिली के ऊपर आए तो जाहिर सी बात है कि उस पर्सन को सोचना पड़ेगा कि मैं फैमिली चुनूं या देश चुनूं। बट अगर उस पर्सन की फैमिली होगी ही नहीं तो उसके पास देश को चुनने के सिवा कोई और ऑप्शन तो होगा ही नहीं। उसको देश को चुनना पड़ेगा। वो तो देश के प्रति अपनी लॉयल्टी बनाएगा और उसके साथ जितने भी फेलो सिटीजन्स हैं, उनके फेलो सोल्जर्स हैं, उनके साथ उसकी जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है यूनिटी का, वो ज़्यादा होगा। इसलिए प्लेटो कहता है कि पॉलिटिकल पर्पस को अचीव करने के लिए एक फैमिली को एबॉलिश होना ही मस्ट है, ज़रूरी है। इसके बाद हमारा सेकंड पर्पस आता है मॉरल पर्पस। मॉरल पर्पस क्या है? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि एथेंस में उस वक्त जो वीमेन की कंडीशन थी वो बहुत ही डिप्लोरेबल थी। उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा जाता था, सिर्फ बेडरूम्स और किचन्स तक ही वो सीमित थी। प्लेटो चाहता था कि जो एथेनियन वीमेन हैं वो उनको इमेंसिपेट कर सके, वो उनको फ्री कर सके जो फैमिली की बॉन्डेज है, ताकि वो सिर्फ बच्चों के बियरिंग और रियरिंग के साथ ही ना लग जाएं। उनको अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करना चाहिए। इसलिए वो चाहता था कि वीमेन को वो इमेंसिपेट कर दे। प्लेटो ने ये देखा कि वीमेन की जो हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किसी भी काम की नहीं है। सिर्फ वो किसके साथ लगी रहती है? किचन के साथ, बच्चों की देख रेख के साथ। जो वीमेन है उनको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका नहीं मिल रहा था।
जो उसका रिजल्ट था क्या था, अगर एक स्टेट की हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन वीमेन है और वीमेन की ही पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो रही है, तो वो एक जो स्टेट है वो कैसे अपना मकसद है, जो अपना मोटिव है, वो कैसे अचीव करेगी, वो तो एक लूज़र ही बन जाएगी ना। तो प्लेटो बोलता था जो वीमेन है उनको फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फैमिली उनको फ्री कर देना चाहिए उससे, और उनको स्टेट की सर्विस के लिए आगे आना चाहिए। और लास्ट पर्पस इज यूजेनिक पर्पस। अब यूजेनिक पर्पस क्या है? यूजेनिक पर्पस में प्लेटो ये कहता है कि जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स है उसको विमेन के लिए एक इम्प्रूवमेंट लानी है। प्लेटो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं वो मैरिज के बंधन से ही बन जाती हैं, हस्बैंड, फैमिली, किचन, और कुछ तो मिलता नहीं है। तो प्लेटो क्या चाहता था? प्लेटो चाहता था कि मैं मैरिज का सिस्टम है वो एबॉलिश करूं, वो सिस्टम एबॉलिश करूं। ही लाइक टू एबॉलिश द परमानेंट सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन वन मैन एंड वन वीमेन। वो चाहता था कि एक आदमी और एक औरत की शादी ना हो, एक औरत जो है, ऑल वुमेन शुड बी कॉमन टू ऑल मेन और ऑल मेन शुड बी कॉमन टू ऑल वीमेन। एक वीमेन जो है वो सब मेंस के कॉमन होनी चाहिए, और जो एक मेन है वो सब वुमेन के कॉमन होने चाहिए। अब इसके बारे में हम आगे इसके फीचर्स में पढ़ेंगे कि इसके यूजेनिक पर्पस का क्या मेन मोटिव है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ प्लेटोनिक स्कीम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। First of all, Plato said that all women are to be common to all men and vice versa. No woman is permanently wedded to any man, and he abolished the permanent sexual relation between one man and one woman. तो प्लेटो कहता था कि जितनी भी वुमेन्स हैं वो सब मैन के लिए कॉमन है। कोई भी विमेन या कोई भी मैन एक विमेन के साथ परमानेंट मैरिड नहीं रह सकता वो। Secondly, all guardians included men and women are to live together in common barracks. जितने भी गार्डियंस हैं, सोल्जर्स और रूलर्स, उनमें जितनी भी मेन एंड वीमेन हैं उनको एक साथ एक ही कॉमन बैरक में रहना पड़ता था। थर्ड, द स्टेट इज़ टू अरेंज टेम्पररी मीटिंग बिटवीन द बेस्ट ऑफ मेन एंड बेस्ट ऑफ वीमेन फॉर 1 ईयर। अब जो स्टेट है उसको क्या करना है? टेम्पररी मीटिंग उन्होंने अरेंज करनी है बेस्ट ऑफ मैन और बेस्ट वीमेन के लिए 1 साल के लिए। जो सबसे बेस्ट मैन हैं और सबसे बेस्ट वीमेन हैं उन दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन का अरेंज करना है, ताकि जो उनका चाइल्ड हो वो आगे एक किंग बन सके, फिलोसफर बन सके, वो भी इंटेलिजेंट हो। फोर्थ, जो मेटिंग एज है मेन के लिए वो बिटवीन 25 ईयर्स टू 55 ईयर्स है, और वीमेन के लिए वो 20 से 40 ईयर्स तक है। इसके बाद जो मेटिंग, इस एज के बाद जो सेट एज है मेन एंड वीमेन के लिए, अगर इसके बाद भी मेन एंड वीमेन मीटिंग करते हैं, वो तो पहली बात तो वो प्रोहिबिटेड है, बट अगर वो करते हैं इवन आफ्टर टेकिंग प्रिकॉशंस, अगर उनका कोई बच्चा होता है या बच्चा होने से पहले ही उसको मार दिया जाता है, वो वर्ल्ड को नहीं देख सकता, बिकॉज वो बोलते हैं कि इस एज के बाद उनके जो बच्चे होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते, बिकॉज अब वो भी जो मेन एंड वीमेन है वो भी ओल्ड हो गए हैं, उनकी भी जो क्वालिटीज़ हैं वो अच्छे से अब नहीं काम कर रही हैं, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। फिफ्थ, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द मेल एंड फीमेल आर टू बी सेपरेटेड। जब भी जैसे ही एक बच्चे का बर्थ हो जाए, जब जैसे उनके बीच टेम्पररी मीटिंग अरेंज होती है 1 साल के बाद, जो भी उनके घर बेबी होता है वो क्या होता है, पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है, और जो मेल और फीमेल हैं उन दोनों के क्या करते हैं, अलग अलग मेल और फीमेल के साथ अटैच कर दिया जाता है, आगे अलग इंसान के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, इफ़ एज एंड हेल्थ परमिट सच ए यूनियन। सिक्स्थ, जो चिल्ड्रन हैं उनको इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ अपनी मदर से सेपरेट कर दिया जाता है। किसी भी चाइल्ड को अपनी पेरेंट एज का नहीं पता होता, और किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि मेरा बच्चा कौन है। वो इसलिए चाहते हैं कि जितने भी चाइल्ड हैं वो सभी लोग को अपने मम्मा पापा माने, और जितने भी मेल्स एंड फीमेल्स हैं वो सभी बच्चों को अपने बच्चे माने, तभी एक स्टेट में यूनिटी हो पाएगी। नेक्स्ट, ए वीक चाइल्ड इज़ टू बी किल्ड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। एक वीक चाइल्ड, अगर एक बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, अंडर वेट, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उसको इमीडिएटली मार दिया जाएगा पैदा होने के बाद। प्लेटो ये कहते हैं कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर वीक एंड डिसीज्ड एंड डिसफिगर्ड चाइल्ड इन प्लेटो स्टेट। वो बोलता है कि कोई भी वीक
बच्चा वीक पर्सन नहीं चाहिए उसको अपनी स्टेट में, बिकॉज दे कैन नॉट परफॉर्म देयर रोल्स वेल इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। वो अपने रोल्स अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो अपनी हेल्थ पे ही ध्यान रहेंगे। अनहेल्दी पर्सन होगा तो वो कैसे सर्व करेगा। लास्ट ये है कि जो मदर है, उस पहली बात तो उसको उसके बच्चे से सेपरेट कर दिया गया है। मदर को अपने बच्चे की रेयरिंग एंड बियरिंग के साथ कुछ नहीं करना। जो बच्चा है उसको स्टेट कंट्रोल नर्सिस के हाथ में दे दिया जाएगा। वही नर्सिस जो हैं वही बच्चों का ध्यान रखेंगी, उनको खाना खिलाएंगी, उनको बढ़ाएंगी, और जब उनकी पढ़ने की एज आएगी तो स्टेट जो है उनको अच्छी एजुकेशन देगी, ताकि वो आगे जाके फिलोसफर्स बन पाए, रूलर्स बन पाएँ, कुछ सोल्जर्स बन पाएँ, देश के लिए कुछ कर पाएँ। तो यही थी हमारी प्लेटोनिक स्कीम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ वाइफ्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ अगेंस्ट द फैक्ट्स ऑफ नेचर। अब प्लेटो क्या बोल रहा है? प्लेटो बोल रहा है कि मेन और वीमेन में इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर जो वीमेन हैं वो सिर्फ घर का काम कर रही हैं, बेडरूम्स तक सीमित हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। उनको भी आगे आके अपने देश के लिए सेवा करनी चाहिए। बट ये ट्रू नहीं है। जो एक फ़ीमेल है वो बाय नेचर ही मेन से अलग है, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रक्चर में हो, कैपेसिटीज़ में हो, टास्क में हो। मेन में थोड़ी फिज़िकल एंड्योरेंस ज़्यादा होती है प्लेटो के अकॉर्डिंग। अगर वीमेन में जेंटलनेस है, सेंसिटिविटी है, उनके अंदर मर्सी की भावना है, तो जो मेन है वो मोर एनर्जेटिक है, मोर स्ट्रॉन्ग है, मोर इंटेलिजेंट है देन वीमेन। सेकेंड पॉइंट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वीमेन हैज़ अ स्पिरिचुअल टच ऑल्सो। जो मेन एंड वीमेन हैं वो मेयरली सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, सेक्सुअल रिलेशन बढ़ाने के लिए तो पास में आते नहीं है ना। उनका एक स्पिरिचुअल टच भी होता है, उन दोनों के बीच प्यार भी होता है, थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो प्लेटो का ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ है ये बहुत अलग है कि टेम्पररी मेटिंग होगी और ऑल मेन आर कॉमन टू ऑल द वीमेंस, ये अच्छा नहीं है। जो कनेक्शन होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच वो तो एक लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोसेस है, वो तो पूरी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। इमोशनल अटैचमेंट इतने जल्दी ख़त्म नहीं होती। थर्ड है, प्लेटो मिसअंडरस्टैंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। जो मदर और चाइल्ड का रिलेशन होता है दैट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ टाइम। एक चाइल्ड की पर्सनालिटी अपनी मदर के बिना, अपने मदर के लव के बिना, अफेक्शन के बिना अधूरी होती है। एक चाइल्ड इनकम्प्लीट होता है विदाउट हिज मदर्स लव। फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ रॉन्ग टू कंपेयर ह्यूमन बींग्स विद एनिमल्स। अब प्लेटो ने जो अपनी कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स का कंसेप्ट दिया है वो तो एग्जैक्टली एनिमल वर्ल्ड की एनालॉजीज को ड्रॉ कर रहा है। जैसे एनिमल वर्ल्ड में एनिमल्स मेटिंग के लिए किसी भी एनिमल के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, वैसे वो बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग भी एनिमल की तरह ही हो जाए। अब आप ही बताओ, इज इट रीजनेबल टू रिड्यूस ह्यूमन बींग्स टू एनिमल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अ सपोज गुड? नो पर्सन वुड लाइक टू बी रिड्यूस टू एन एनिमल। कोई भी पर्सन एक जानवर की तरह तो बनना नहीं चाहेगा ना। और हमारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन का लास्ट पॉइंट ये है कि प्लेटोस लॉजिक इज ओवर एम्फेसाइज्ड। अब प्लेटो जो है वो एकदम लॉजिक की तरह सोच रहा है, रेडिकल हो रहा है वो बिल्कुल ही। बट जो लॉजिक है वही सिर्फ एक इकलौती चीज़ नहीं है ज़िंदगी में। कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। उसकी जो स्कीम है कम्युनिज्म की इज़ ऑल वेरी लॉजिकल, और लाइफ इज़ समथिंग मोर देन लॉजिक। जो प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ है वो तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। दैट इज़ टोटली इमेजिनरी थिंग। यहाँ पर आकर हमारा प्लेटोस कम्युनिज्म ऑफ वाइफ ख़त्म होता है। इसके बाद हम प्लेटोस आइडियल स्टेट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा प्लेटो का जितना भी टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And if you have any doubt regarding this video, drop a message in comment section. Thank you.